न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच food is taken by the organism and the food is going to be digested and then it is going to be absorbed by the organism, and after that the energy which is released during this process is used by the organism to grow, to develop, and that complete process is known as nutrition. तो पोषण एक ऐसी व्यवस्था है या पोषण से तात्पर्य है भोजन का अंतःग्रहण करके उसका पाचन होना और उस पाचन के पश्चात उस भोजन के रस का अवशोषण व स्वांगीकरण होना, जिससे कोशिका अपनी वृद्धि और विकास करती है। आइए देखते हैं कि ये पाचन किस तरीके से मानव में होता है। सो ये काफी रफ डायग्राम है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए बहुत काफी है। ये तो राइमिंग हो गई कि काफी रफ डायग्राम है, लेकिन समझ में आने के लिए काफी है। तो जी हाँ, सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं। आपने भोजन को खाया, किसके द्वारा खाया? यहाँ साइड में मैं आपको सारी चीजें, जितने भी ऑर्गन्स हैं इससे रिलेटेड, वो सारे बताते जाऊंगी। अच्छा देखिए, होता क्या है, सिस्टम जब शब्द लग जाता है, तंत्र जब शब्द लग जाता है, उसका मतलब बायोलॉजी में होता है कि बहुत सारे अंगों का समायोजन, बहुत सारे अंग मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, तो उस चीज को तंत्र बोलने लगते हैं। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या हो रहा है, बहुत सारे अंग हैं, मुख भी है, इसके बाद आहार नाल भी है, आमाशय भी है, छोटी आंत बड़ी आंत भी है, और भी बहुत सारे अंग हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सब मिलकर किस काम को कर रहे हैं, भोजन के पाचन व अवशोषण को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। इसी तरह इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, व्हेन मोर देन वन ऑर्गन इज देयर टू डू सम पर्टिकुलर टास्क ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए अगर कोई पर्टिकुलर टास्क बहुत सारे ऑर्गन कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, यानी फूड कहाँ जाता है, मुख में। ठीक है, मुख में जाता है, माउथ बोलते हैं। तो खाना गया मुख में। हमारे मुख में होता क्या क्या है, हमारे मुख में दांत है, टीथ है, इसके साथ हमारे मुख में क्या है, लार निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। हमारे मुख में टंग भी है, उसको क्या बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं, है ना, जिह्वा बोलते हैं इसको। इन तीनों का रोल है, क्या रोल है, खाने को जैसे ही हमने खाया तो दांत का क्या काम रहेगा, जो टीथ है वो क्या करेंगे कि बड़े बड़े भोजन के पार्टिकल्स को, फूड को तोड़ेगा, किसमें, स्मॉल टुकड़ों में, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स में। इसने तो ये काम कर दिया, मतलब बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे भोजन के टुकड़ों में तोड़ दिया। ये तो टीथ का काम हो गया। इसके बाद अगला काम किसका आता है, आपकी लार ग्रंथि का, लार ग्रंथि, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो ग्लैंड या ग्रंथि हमारे शरीर में उपस्थित कुछ ऐसे स्थान होते हैं, अंदरूनी स्तर पर उपस्थित कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो एक तरह का केमिकल रिसाते हैं, सीक्रेट करते हैं, एक तरह का रसायन उनमें से निकलता है। अब रसायन बेसिकली है क्या, रसायन क्या है, रसायन तो भैया यही है सब, आपके नाइट्रोजन के यौगिक हुए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं वो सब आपके रसायन हैं। तो ये जो रसायन है ये शरीर में छोटे छोटे स्थान हैं कुछ जो फिक्स हैं, वहां से निकलते हैं और समय समय पर निकलते हैं, जरूरत के अनुसार निकलते हैं। तो इनको क्या बोल दिया, ग्लैंड। इनका नाम क्या रख दिया, ग्लैंड। तो हमारे मुख के अंदर है लार ग्रंथि यानी सैलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या रिसाती है, सलाइवा रिसाती है, यानी कि इससे क्या निकलती है, लार। उस लार में क्या होता है, पानी होता है ना, उस लार में पानी होता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज, है ना, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे एमाइलेज। तो लार निकल रही है और दांतों ने अपना रोल कर दिया। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जिह्वा का क्या रोल है। ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, तो
नो वरी, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। तो अब तीसरी चीज है मुख के अंदर क्या, जिह्वा या फिर टंग। तो वैसे तो इसकी क्या रोल है, वैसे तो टंग से हमें क्या है, हमारी जीभ पर क्या है, बहुत सारे स्वाद ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। तो ये टेस्ट बड से हमें पता चलता है भाई कौन सी चीज मीठी है, कौन सी नमकीन है, कौन सी तीखी है। आप लोग चाट चौपाटी पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी जो है चटपटी वाली जो टेस्ट बड है वो बहुत एक्टिव है। तो जिह्वा जो है उसका एक काम तो ये हो गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पाचन वाला टॉपिक कि जिह्वा का आखिर रोल क्या है। तो ये जो जीभ है ये क्या करती है कि जो भोजन था ना, उस भोजन को बढ़िया से मिक्स कर देती है। किसमें, जो सलाइवा थी यानी जो लार थी, ये लार, ठीक है, इस लार में उसने बढ़िया से मिक्स कर दिया। और वो जो लुगदी बनी, वो जो एक फूड जो लिक्विडफाई फूड बना ना, लिक्विडिफाई, वो फूड क्या होता है कि अब आराम से हमारी फूड कैनाल में अंदर चला जाएगा। आराम से हमारी जो आहार नाल है, ईसोफेगस है या फूड कैनाल है, उसमें आराम से चला जाएगा। वहां पे क्या नहीं होगा, हमें फंसेगा नहीं, गड़ेगा नहीं, कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो जिह्वा का अपना रोल है कि लार के साथ फूड को बढ़िया से मिक्स करना। दांतों का रोल अपना है कि बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों में तोड़ना, यानी लार्ज जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में तोड़ना। फिर हमने ये जो सैलिवरी ग्लैंड पढ़ी थी, इसमें जो वाटर था उसका काम तो समझ में आ गया कि फूड को क्या करना, गीला करना, भोजन को थोड़ा सा लसलसा कर देना। लेकिन ये जो एंजाइम निकल रहा है, एंजाइम, इसको हिंदी में भी एंजाइम ही बोलेंगे, एंजाइम जो निकल रहा है ये क्या चीज होती है। तो सबसे पहले ये होता तो क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है। और दूसरी चीज हिंदी में भी सीखते जाएंगे हम, जैव उत्प्रेरक। भैया ये जो उत्प्रेरक वाली जो वर्ड है ना, इससे आप समझ गए होंगे। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्साइट कर देना, है ना। अब ये एक्साइट कैसे करता है, जो उत्प्रेरक होते हैं यानी कि जो कैटालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेते, किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उसकी जो गति है वो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो वो कौन होते हैं, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट। इसको हम व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल से देखें तो आप बढ़िया से बैठ के पढ़ रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप समझ लीजिए कि आप बढ़िया से बुक पलट रहे हो, आराम से मोबाइल भी चला रहे हो। तो रिएक्शन या अभिक्रिया क्या हो रही है कि आप बढ़िया से पढ़ रहे हो मोबाइल चलाते चलाते, इसी बीच आपके पापा एंटर हुए। पापा से आपको डर लगता है ना। जैसे ही पापा एंटर हुए तब क्या हो रहा, आपने स्पीड बढ़ा दी, अपनी नोट्स बनाने लगे, बढ़िया पेन वैन निकाल लिया, एकदम स्पीड बढ़ गई। और वही आपकी दादी आ गई या वही कोई ऐसी फ्रेंड आ गए जिनसे आपको बातचीत करने का मन है, तो वो आपकी अभिक्रिया कैसी हो गई, स्लो हो गई। तो पापा ने आपकी पढ़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस फ्रेंड ने आपकी पढ़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन उनके उपस्थित होने भर से क्या हो गया, आपकी स्पीड बढ़ गई या घट गई। तो जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उनका रोल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में गति प्रदान करना या उसको स्लो डाउन करना। इंग्लिश में बोलेंगे कि कैटलिस्ट आर दोज एलिमेंट्स विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे हमने सूर्य का प्रकाश देखा था, वहां पे भी प्रकाश संश्लेषण में भी वो चीज एक कैटलिस्ट की भांति यूज हो रही थी, है ना। तो ये चीज हो गई आपके। अब ये जो एंजाइम है ना, ये भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, यानी ये जैव उत्प्रेरक हैं। एक तरह से ये अभिक्रिया की क्या बढ़ाते हैं, रिएक्शन बढ़ाते हैं, और साथ में ये क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को पूर्ण करवाते हैं। तो ये एंजाइम कौन सा निकल रहा है यहाँ पे, एमाइलेज, है ना। ए से स्पेलिंग शुरू है, AMYLASE। ये एमाइलेज क्या करता है कि हमारा जो भोजन है, देखो
बहुत, जब हमने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अब वो जो फूड होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज या स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, यानी जटिल शर्करा होती है। तो इस भोजन में उपस्थित जटिल शर्करा को या क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स शुगर को, ये जो एमाइलेज एंजाइम है ना, ये किसमें तोड़ने में मदद करता है, सिंपल शर्करा में, सिंपल शुगर में। ठीक है, मतलब ऐसी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है जो हमारा शरीर आराम से पचा पाए। तो हमने 3 चीजें देखी हैं। पहला हमने क्या देखा है कि कौन सा अंग है। अच्छा, एक अंग की लिस्ट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुख हो गया था, है ना। मुख यानी कि माउथ से कहा जाता है खाना, इसको बोलते हैं आहार नाल, इंग्लिश में बोलेंगे ईसोफेगस। इसके बाद खाना कहा जाता है स्टमक में, आमाशय। ठीक है, जिनका मेन रोल है। आमाशय से डायरेक्ट खाना जाएगा आपका छोटी आंत में, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद खाना जाएगा आपका बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद गुदा और फिर उसके बाद गुदा द्वार, और इसको क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ में आती है कि ये जो है ये पूरा क्रम है कि खाना पहले मुंह में जाएगा, उसके बाद ये स्टमक यानी आमाशय में जाएगा, उसके बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में, गुदा में, और फाइनली ये बाहर निकल जाएगा। माने ये क्या है, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, जो ऐसा पदार्थ जो पच नहीं सका है, जिससे सारा रस ले लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, वो सारा कहाँ से निकल जाएगा, गुदा द्वार से, एनस से। लेकिन इस मुख में हमने 3 चीजें देख ली अभी। एक तो सलाइवा देखी थी, है ना, एक टीथ देखे थे, दांत भी देखे थे, दांतों का रोल देखा था, इसके बाद हमने टंग का रोल देखा था। अब इसके बाद क्या होता है, तो भैया खाना कैसा हो गया, सेमी सॉलिड बन गया, माने कि एक लुगदी सी बन गई है, और वो कहाँ आया, आहार नाल में आया। तो खाना आएगा आहार नाल में, ये जो लंबी पूरी आहार नाल है जो हमारे आमाशय तक जाता है, एक फूड पाइप, इसको ईसोफेगस बोलते हैं, यहां से खाना जाएगा। अब ये खाना किस तरीके से जाता है, तो आपने कभी देखा होगा, पाचन तंत्र का मेन जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है, वो ये है कि आपको ना हर ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, और उस ऑर्गन में हो क्या रहा है वो घटनाक्रम पता होना चाहिए। तो आप आराम से पाचन तंत्र को याद रख सकते हैं। तो जैसे ये खाना इस आहार नाल में आया, तो कैसे आगे बढ़ता है, जैसे कोई सांप होता ना, जब वो कुछ खा लेता है, ठीक है, ये कोई सांप है, इसने कोई चूहा बुहा कुछ खा लिया, तो फिर यहाँ फूल जाता है, फिर ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, और धीरे धीरे वो पचता जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और क्रमाकुंचक गति। ठीक है, तो ये जो भोजन है ना, ये इसी तरह से यहाँ पे अपनी आहार नाल या फूड पाइप या ईसोफेगस में आगे बढ़ता है। तो इसीलिए उस खाने को क्या है, थोड़ा वेट होना जरूरी है, माने थोड़ा गीला होना जरूरी है। और तभी वो गीलापन कैसे होता है, जब हम अपने खाने को कैसे खाते हैं, आराम से खाते हैं, तो हमारी जो लार है वो खाने में मिक्स हो जाती है, और खाना कैसा हो जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। तो यहाँ से उसको जाने में तकलीफ नहीं होती है। कभी आपने देखा होगा कि आप खाना एकदम सूखा सूखा खाते हो, जैसे आपने चावल खा लिया,
सूखा सूखा सा एकदम खाते जा रहा है और बहुत स्पीड में खा रहे हैं। माने अब लार को आपने मिक्स होने का मौका ही नहीं दिया, दाल चावल लिक्विड सा है तो आपको क्या लगा कि आराम से अंदर जा रहा है, लेकिन जब वो 4-5 बाइट आप खा लेते हो तब अंदर हमें सीने में दर्द सा होने लगता है, क्योंकि वो कैसा होता है, ये वाली जो जगह है ना इसमें फंस जाता है, वो उसको नीचे मूव करने में बड़ी, क्योंकि वहां तो कैसी हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है खाना और आप ऊपर से डालते जा रहे हैं और वो भी उसमें लार भी मिक्स नहीं हो रही है क्योंकि आप बहुत स्पीड में खा रहे हो। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि जल्दी से पानी दो, एकदम दर्द सा हो रहा है, मतलब बोल भी नहीं पाते कई बार, तो इतना तेज वो खाना फंसता है। तो इसीलिए खाने को क्यों बोला जाता है कि आराम से चबा चबा कर धीरे धीरे खाइए, क्योंकि उस चबाने का एक रोल ये है कि आपके खाने के बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। और दूसरी चीज, जब आप मुंह में उस खाने को पर्याप्त समय देंगे तो आपकी लार उस खाने में बहुत अच्छे से आपकी जीभ द्वारा मिला दी जाएगी और वो जो एक लुगदी बनेगी ना, वो एक तो उसमें आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर पच चुकी होगी, है ना, जो जटिल शर्करा है वो पच करके छोटी शर्करा में टूट गई होगी, तो वो कितनी आसानी से आपके आमाशय को पचाने में आसान होगी। तो बाद में जाके क्या होगा कि आपको पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए खाने को बोला जाता है कि जल्दी, अगर आप डायरेक्ट सिर्फ निगलते जा रहे हैं, बहुत स्पीड में खाना खा रहे हैं और मुंह में खाने को पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज्यादा वर्क करना होगा, और उस ज्यादा वर्क करने में कई बार अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है, हमें फिर गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, शरीर हैवी लगने लगता है, नींद आने लगती है और भी कई स्वास्थ्य जनित समस्याएं होती हैं। तो ये सब से बचने के लिए खाने को आराम से ही खाना चाहिए। अब खाना ये आपका जो था, ठीक है, यहां से खाना, अच्छा बीच में एक चीज आती है ग्रसनी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो उसका रोल क्या होता है, यहाँ होती है वो क्या करती है कि जो जब हम सांस लेते हैं ना तो यहाँ पे होती है वो, तो अगर सांस ले रहे हैं तो वो जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है या आहार नली है, उसको ढक्कन की तरह बंद कर देती है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो श्वास वाला जो ट्रैक है उसको वो बंद कर देती है। माने ये एक तरह से क्या है, ढक्कन या पर्दा के जैसे है कि इस तरफ खोलो तो इस तरफ का गेट बंद, इस तरफ खोलो तो इस तरफ का गेट बंद। तो उससे क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस ग्रसनी ने क्या किया, श्वास नली को कवर कर दिया, तो हमारा जो खाना है वो कैसा हुआ, डायरेक्ट फूड पाइप में गया, कोई भी कण जो है फेफड़ों में नहीं जा पाया, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसको ढक्कन को बंद कर दिया। अब कभी कभी जब हम खाना खाते हुए बात करते हैं तो वो जो ढक्कन है या वो जो सिस्टम है ग्रसनी का, उस सिस्टम से क्या होता है, आप बात कर रहे हैं, बात करने के लिए आपको वर्ड्स निकालने हैं, आप वर्ड्स कैसे निकलेंगे, जब हवा का संपर्क होगा, भाई पूरी कहानी तो वही है, यहाँ पे जो कंठ है उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होते हैं, जीभ और दांतों के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बन जाते हैं, ध्वनि निकलती है और हवा में वो ध्वनि घुलती है, तो हवा का तो आदान प्रदान होता ही है। अब आप खाना खाते हुए बोल रहे हैं तो आपका भाई वो ढक्कन कंफ्यूज है ना कि वो इस तरफ बंद करे या इस तरफ, तो जरा सा वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और खाना खाते खाते बात करने की वजह से एक आध कण कहाँ चला जाता है, हमारी श्वास नली में, तो हमें क्या होता है, ठसका लग जाता है, हिचकियां आने लगती हैं। फिर इसको हम कैसे करते हैं, पीठ पे थपकी दे करके करते हैं, ऐसी वो चीज थपकी जैसी दी तो वो कण आपका बाहर आ गया, और जब ये बाहर नहीं आ पाता है और किसी कारण बस श्वास के ट्रैक में फंस जाता है, तो ये मानिए कि इतना डेंजरस है कि आदमी की डेथ भी हो सकती है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी जो बातें हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से बोलते आए हैं कि खाना आराम से खाओ या खाना खाते वक्त बात नहीं करो, इन सबके पीछे कोई ना कोई रीजन साइंटिफिक ही रहा था। बस वो तो बात, वो जब खुद उस चीज को साइंटिफिक रीजन के साथ नहीं बताते तो हम सोचते हैं कि वो बस लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एग्जैक्टली साइंटिफिक रीजन के साथ वो सारी चीजें हैं। अच्छा, आपने एक और चीज, हिचकी खाना फंसने के बाद या किसी ट्रैकिया जो है हमारा जो श्वास नली है उसमें थोड़ा सा कुछ
फंस जाने के बाद क्यों आने लगती है? क्योंकि जो हमारा डायफ्राम रहता है वो क्या करता है, पुश करता है ऊपर। भाई खुद कोशिश करता है कई बार कि भाई जो फंसा हुआ है वो निकल जाए। डायफ्राम क्या है? ये वाला हिस्सा है सरफेस, जो पूरी एक अपनी कैविटी है, लंग्स की कैविटी है, उस कैविटी के नीचे जो एक हिस्सा है वो क्या है, डायफ्राम है। तो वो डायफ्राम क्या करता है, पुश करता है ऊपर कि जो भी कण है या जो भी अवरोध है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो भी हिचकी आने लगती हैं। तो ये ग्रसनी का रोल हो गया। ग्रसनी से खाना ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज क्रमाकुंचक गति, उस गति से ये खाना आगे बढ़ करके कहाँ आता है, आमाशय में। अब इस आमाशय में क्या होता है, इस आमाशय की जो ये दीवार है, अंदरूनी दीवार है ना, इंटरनल लेयर ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, यानी इनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। ठीक है, जठर ग्रंथियां। तो ये जो अंदरूनी दीवार है आमाशय की, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। अब ये जो जठर रस होता है ना, या गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं मेनली। एक तो होता है HCl, दूसरा होता है म्यूकस, श्लेष्मा, तीसरी होती है चीज पेप्सिन, एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन को हिंदी में भी पेप्सिन ही बोलेंगे। तो भैया हम ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि शरीर के अंदर के हिस्से में, अंदर के अंगों में कुछ ऐसे स्थान जिनसे केमिकल निकलता है। तो यहाँ पे पेट में भी ऐसे ही है। ये आमाशय है, इसकी जो अंदर की लेयर है, अंदर की परत है, उसमें जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनसे एक केमिकल निकलता है और उस केमिकल में क्या क्या होता है, उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और उसमें HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है। HCl तो आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूकस होता है श्लेष्मा। जुकाम होने पर हमारी नाक से एक लसलसा पदार्थ निकलता है, वह श्लेष्मा जैसा होता है या श्लेष्मा ही होता है। उसी से मिलता जुलता अंदर एक पदार्थ होता है म्यूकस, जो इससे निकलता है, इन जठर ग्रंथियों से निकलता है। वैसा ही गाढ़ा, चिपचिपा और लसलसा पदार्थ। अगली जो चीज है वो है पेप्सिन। तो ये एक एंजाइम भी इसी जठर रस में, माने 3 चीजें निकलती हैं, तो ये इसमें पेप्सिन भी निकलता है। इन तीनों का अलग अलग काम है, वो भी अपन देख लेते हैं कि आखिर इनका काम क्या है। अब जो HCl है, पहला काम इसका है माध्यम या मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, करना। ठीक, दूसरा काम है भोजन को सड़ने से बचाना। ठीक, और जो म्यूकस है, इसका काम क्या है, HCl से आमाशय यानी कि स्टमक की परत की सुरक्षा करना है ना, प्रोटेक्ट करना। ठीक, अगली चीज आता है आपका पेप्सिन। इस पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, और ये तोड़ता काय में है, पेप्टोन्स में। ठीक, तो तीनों के अपने अलग अलग काम है। जैसे HCl है, अब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि HCl पेट में निकला, यानी आमाशय में HCl क्या हो गया, रिलीज हो गया इन जठर ग्रंथियों के द्वारा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इतना जटिल अम्ल, इतना कॉम्प्लेक्स अम्ल, जिसका जो बहुत ही तेज होता है, अगर ये हमारे पेट में
रिस रहा है, हमारे आमाशय में रिस रहा है, तो जब भाई एसिड हमारे हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाता है, तो क्या अंदर की जो आमाशय की लेयर है वो नहीं जलेगी, वो खराब नहीं होगी? तो उस चीज को सुरक्षा करने के लिए ये जो म्यूकस है, ये चिपचिपा पदार्थ है, इसकी लेयर चारों ओर बन जाती है। तो ये चारों ओर इसने क्या कर ली, एक लेयर बना ली। अब HCl से जो आमाशय की लेयर है उसको कोई खतरा नहीं, यानी ये आमाशय है आपका, तो इस आमाशय पे यहाँ क्या आ गई, पूरी म्यूकस की चिपचिपे पदार्थ की लेयर आ गई। ठीक, यहाँ से आपका ये भोजन आ ही रहा है ऊपर से। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या है, HCl आ गया। HCl क्या करता है, अम्ल मिला देने से भोजन की सड़ने की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब पाचन प्रक्रिया तो बड़ा टाइम लगता है, पाचन की आने के बाद आपको नींद क्यों आने लगती है, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई करते समय आपको नींद क्यों आने लगती है? इन दोनों के भी बहुत स्पष्ट और अच्छे कारण हैं। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपका भोजन कहाँ आ चुका है, आमाशय में आ चुका है, स्टमक में आ चुका है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पाचन तंत्र के सभी अंग बहुत तेजी से अपना कार्य करने में लग जाते हैं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है तो जो ब्लड फ्लो है हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ, वो कैसा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ कौन सा ब्लड रहता है, प्यूरिफाइड ब्लड रहता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हृदय से निकल करके पाचन तंत्र के अंगों तक बहुत ही तेज गति से भागता है, और इस वजह से मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए जो है ब्लड सप्लाई थोड़ी सी धीमी गति से होती है। और हमारा जो ब्रेन है, बाकी शरीर में ब्रेन को ऑक्सीजन की आवश्यकता कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है, और सबसे जल्दी जल्दी चाहिए पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, CPU है, मास्टर है पूरे शरीर का। तो वो तो 24/7 रन कर रहा है, तो उसको क्या है कि क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अब चूंकि ब्लड का फ्लो, ब्लड की जो सारी ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम रूप से कौन ले रहा है, पाचन तंत्र के अंग ले रहे हैं। तो जो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन की सप्लाई है वो थोड़ी धीमी हो जाती है ब्रेन की तरफ, इसलिए हमारा ब्रेन कैसा महसूस करता है, थका थका सा महसूस करने लगता है। और ब्रेन का थकना मतलब हमें किस तरीके का एहसास होना, जैसे नींद आ रही हो। तो खाना खाने के बाद नींद आना एक बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है और किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं। का रोल देख लिया, पहला रोल है भोजन को सड़ने से बचाना, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया में टाइम लगता है, इसलिए भोजन सड़ ना जाए, अंदर खराब ना हो जाए, फूड पार्टिकल्स खराब नहीं हो जाए, उसको बचाने के लिए HCl निकलता है। दूसरा, ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम देता है किन चीजों के लिए, जो एंजाइम है वो आराम से रिएक्ट कर सकें और जो फूड पार्टिकल है उसमें से अपने जो भी वो पचा सकते हैं उसको डाइजेस्ट करें। जैसे जो पेप्सिन एंजाइम है जो कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जठर रस से निकलता है। ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और किसमें पाचन कर देता है, पेप्टोन्स में। मतलब ये प्रोटीन को थोड़े और छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अभी फाइनली प्रोटीन अमीनो अम्ल में नहीं बदला है, ये कहाँ बदलेगा, छोटी आंत में बदलेगा। अभी तो बस और छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। तो अगर प्रश्न आए कि आमाशय में या स्टमक में किस तरह का पाचन होता है, तो सिर्फ पाचन ही होता है, किसी तरह का अवशोषण नहीं होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन, माने यहाँ पे होता है अपूर्ण पाचन, है ना। और जो छोटी आंत है, इसके बाद भोजन, स्टमक के बाद भोजन को कहाँ जाना है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां पे भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण होगा। और उसके बाद देखेंगे तो जो बड़ी आंत है वहां पे बचे हुए वाटर का अवशोषण होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। माने जो कंप्लीट डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है वो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये तीनों के रोल हमें समझ में आ गए। एमाइलेज एंजाइम निकल रहा था आपका सैलाइवरी ग्लैंड से, यानी मुख से, है ना। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो निकला है आपका आमाशय में, गैस्ट्रिक जूसेस से, यानी जठर ग्रंथियों से, स्टमक में निकला है।
अब भोजन कहाँ आया? आमाशय यानी स्टमक से फूड कहाँ पहुंचा? छोटी आंत में। तो ये आपका फूड पाइप है, ये आपका आमाशय है। यहाँ से एक डक्ट लगी होती है जिसको स्पिंटर डक्ट बोलते हैं, और इस डक्ट से कहाँ गया भोजन? छोटी आंत में। ये तो बड़ी आंत है आपकी, ठीक है, बड़ी आंत है, और यहाँ से अंदर से कनेक्ट होके ये जो छोटी आंत है, भोजन इसमें गया, ठीक है। अब देखो आगे होना क्या है इस छोटी आंत में। इस छोटी आंत में ना भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। कंप्लीट डाइजेशन माने जो प्रोटीन है आपका वो कंप्लीटली पच के अमीनो के ग्रुप में पहुंच जाएगा। इसके बाद जो फैट है वो सिंपल लिपिड्स में चेंज हो जाएगा, है ना, लिपिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। यही होता है ग्लूकोज। तो जो छोटी आंत है वहां पे ये जो फूड आ रहा है ये तो एसिडिक है, इसमें HCl मिक्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिक्स है, तो ये तो एसिडिक है, अम्लीय है। अब यहाँ पे क्या होना है कि भैया प्रोटीन का एक एंजाइम रिलीज होता है, उसका नाम है ट्रिप्सिन, और दूसरा रिलीज होता है आपका फैट को पचाने के लिए, उसका नाम है आपका लाइपेज। ये दोनों एंजाइम जो है, खासकर ये प्रोटीन वाला ट्रिप्सिन एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ? छोटी आंत में ही आना है, लेकिन ये एंजाइम कैसा है? ये एसिडिक फूड पे काम नहीं कर पाता। इसको कैसा फूड चाहिए है? अल्कलाइन फूड चाहिए है, क्षारीय फूड चाहिए, ये एसिडिक फूड पे काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जो कि है आपका लीवर, ठीक है, यहाँ पे कहीं एक ऑर्गन है लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत, और इसको जिगर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यकृत है ये एक डक्ट के थ्रू, डक्ट मतलब एक नली या पाइप, उसके थ्रू बाइल जूस या पित्त रस किसमें गिराता है? इस छोटी आंत में गिराता है या भेजता है। तो वो जो बाइल जूस है वो कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। तो उसने क्या किया? इस भोजन को कैसा कर दिया? अल्कलाइन कर दिया। अब उस फूड को अल्कलाइन होने के बाद क्या होना है? पचना है उसको। तो सबसे पहली बात तो कि पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। इसका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। इसका नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। और ये इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, यानी गोलिकाएं हैं, इंग्लिश में फैट ग्लोब्यूल्स बोलेंगे और हिंदी में वसा की गोलिकाएं बोलेंगे। ये उन वसा की गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में चेंज कर देता है, यानी बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं या ग्लोब्यूल्स जो हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगा। तो पहला काम इसका, जो फूड है उसको अल्कलाइन करना, यानी कि क्षारीय करना। क्षारीय होने से उसमें जो प्रोटीन है उस पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो आराम से काम कर पाएगा। दूसरा काम इसका कि जो वसा है उसके जो बड़े बड़े कण हैं या गोलिकाएं हैं या फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब इतना हो गया, यानी कि जो आपके लीवर है उसने बाइल जूस निकाला, और दो काम हो गए कि जो फूड है वो अल्कलाइन हो चुका है, छोटी आंत के अंदर अल्कलाइन हो गया, और जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके प्रोटीन के वो उसमें डिसॉल्व हैं, और फैट के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे डिसॉल्व हैं। अब यहीं पे होता है पीछे, यहाँ एक अंग होता है जो होता है अग्नाशय या पैंक्रियाज, ठीक। ये निकालता है क्या? पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस। तो ये भी कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, माने यहीं से एक डक्ट होती है, यहाँ से एक डक्ट होती है, एक पाइप होता है, तो इसने भी अपना रस कहाँ गिरा दिया? छोटी आंत में गिरा दिया। अग्नाशय ने भी अपना रस कहाँ गिरा दिया? छोटी आंत में गिरा दिया। समझ लीजिए ये आपकी छोटी आंत है, तो यहाँ पे बाइल जूस आया और यहीं पे क्या आ रहा है? अग्नाशय रस आ रहा है।
तो ये जो अग्नाशयी रस होता है या पैंक्रियाटिक जूस होता है, उसमें होता है क्या क्या, एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और एक होता है आपका लाइपेज एंजाइम। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो आपके प्रोटीन का पाचन कर देता है और जो लाइपेज एंजाइम होता है ये आपके फैट का पाचन कर देता है। ये प्रोटीन का पाचन कर दिया इसने और इसने किसका कर दिया, फैट का पाचन कर दिया। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका है, यानी कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, प्रोटीन पच चुका है और फैट भी पच चुका है। अब इसी छोटी आंत जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी वॉल पर। जैसे ये छोटी आंत है, ठीक है, इसके वॉल पर अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक, मतलब बहुत पतले फिंगर के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर या रचनाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, इनका सतही, अगर इन्हें फैलाया जाए तो सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं ये छोटी आंत का। तो ये जो है सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से यहाँ पे अवशोषण की दर कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, ये जो रचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं विली। तो ये जो विली होते हैं, है ना, अंगुली जैसे प्रवर्ध बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, अंगुली जैसे प्रवर्ध। तो ये जो विली नाम की रचनाएं हैं ना, ये क्या करती हैं, जो वो पच चुका भोजन है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो फाइनली पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उनको ये अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये कौन सी घटना होती है छोटी आंत में, एब्जॉर्प्शन की, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस अवशोषण की घटना में ये जो विली होती है ना, इनसे बहुत सारी क्या निकली रहती हैं, ब्लड वेसल्स निकली रहती हैं, यानी रक्त वाहिकाएं निकली रहती हैं। तो ये जो अवशोषित पदार्थ है ना, जो रस है, जो पूरे खाने का निचोड़ है, वो रस इन बहुत सारी रक्त वाहिकाओं से, ब्लड वेसल्स से शरीर के दूसरे अंगों तक, दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो पूर्ण पाचन यहाँ पे हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से इस फूड को आना है अब कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये चल के ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे क्या है, एनस है। तो यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो जो भी थोड़ा बहुत वाटर रह गया हो या जो भी ऐसा कुछ पदार्थ रह गया हो जिसके पचने की अभी भी गुंजाइश है, तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ, मतलब जिसके एब्जॉर्ब होने की अभी भी गुंजाइश है, तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, बड़ी आंत में। तो अगर प्रश्न आए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है, विली के द्वारा होता है। लेकिन पानी का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है या पानी का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और फिर ये जो वेस्ट मटेरियल है ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यहाँ से एक्सक्रेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा सिस्टम जो वर्क कर रहा है, ये क्या है, आपका पाचन तंत्र है। तो इस मेनली इस पाचन तंत्र में आपको याद रखना है एंजाइम्स के नाम, आपको याद रखना है कुछ फैक्चुअल चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं।